हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर है, फाइनल पार्ट है। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को जो स्कूल से बुक्स प्रोवाइड हुई है, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो बुक प्रोवाइड हुई है ऑल इन वन वाली, तो उसके अंदर पेज नंबर 91 आप निकालो। 91 पेज नंबर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्स में आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स के साथ। तो जल्दी से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। आप लोग 91 पेज नंबर निकाल कर रखिए, अपने पास बुक रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो बड़े बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चंस लिखूंगा टाइम भी जाएगा और बार बार उसको रफ भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। तो आप लोगों को नोट आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो आपको स्कूल से प्रोवाइड की गई है वो आपको अपने पास रखनी है, और वहाँ पे पेज नंबर 91 पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उससे पहले हम एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अब तक की इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। हमारा चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विथ टू वेरिएबल्स। यानी दो वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसकी पेयर के साथ हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर हमने देखा। हमने ये भी हमें पता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला है। यहाँ पे a1 b1 और c1 वैल्यू जो है वो कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, और x एवं y ये दोनों अपने आप में एक वेरिएबल का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला है, क्योंकि x और y यहाँ पे वेरिएबल है। अगेन में कोई लीनियर इक्वेशन जैसे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, मान लो मैंने ऐसा कोई इक्वेशन लिख लिया, तो ये भी एक टाइप का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला ही है। यहाँ पे x और y अगेन एक वेरिएबल का काम करेगा, यानी कि कोई वैल्यू होगी जो यहाँ पे बदलती रहेगी, ठीक है, x और y की जगह पे। a2 b2 और c2 ये जो वैल्यू है वो कोई रियल वैल्यू होगी। अब मुझे ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ अगर मैं ग्राफ में लेकर इसको जाऊंगा तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है वो क्या बनाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन जनरेट करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जनरेट करेंगे ग्राफ के अंदर। कोई भी इक्वेशन हो सकता है, ये आपको डिसाइड नहीं करना होता है, ये क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है वो एक साथ पेयर में आए हैं, इसीलिए हमारे चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। दो दो वेरिएबल्स के साथ आने वाले जितने भी लीनियर इक्वेशंस है वो हम पेयर में उसकी स्टडी करेंगे। बच्चों ये दोनों जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जनरेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन जनरेट करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास तीन केस जनरेट होंगे। या तो मेरे पास ये जो दो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y अपने आप में एक वेरिएबल का काम करते हैं, a1 b1 c1 एवं a2 b2 और c2 ये तीनों ये जो है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 ये अपने आप में एक रियल वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। ओके, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और अगर ये ग्राफ के अंदर प्लॉट किया जाता है इसको, तो ये तीन केस को जनरेट करते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड केस नंबर थर्ड वन। या तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन, हाँ ये दो स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो ये दोनों स्ट्रेट या तो अपने आप में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, मान लो इस प्रकार से कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये दोनों लाइन अपने कोई एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो सकती है, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो ऑलवेज a1/a2 और b1/b2 ये रेशियो सेम नहीं मिलेगा, यानी आप a1 और a2 का b1/b2 का दोनों का डिवाइड निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। ऐसे केस में हम कहते हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही होगा, यानी एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होगा, इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। मान लो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो उसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइन जनरेट करेगा। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर पैरेलल लाइन होगा तो इसका मतलब है a1/a2 b1/b2 ये दोनों सेम होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो c1/c2 के जैसे नहीं मिलेगा। यानी मान लो ये 1/2 मिला, ये भी 1/2 मिला, पर c1/c2 अन्यथा कोई दूसरा केस मिला, ठीक है, कोई दूसरा नंबर मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये जो केस है वो केस
पैरेलल लाइन वाला केस है। तो हर बार आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दो इक्वेशन के एग्जाम्पल के अंदर दिया जाएगा तो वहाँ से आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू को बस रेशियो निकाल दो, उसका फ्रैक्शन बना दो। आंसर अगर सेम मिला पर तीसरा अगर गलत मिला, इट मीन्स दैट ये पैरेलल वाला केस है, ये अपने आप में सॉल्यूशन लेकर नहीं घूमता, क्योंकि दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जो है वो सॉल्यूशन शो नहीं होगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है। या तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी लाइन ओवरलैप होगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन अगर ओवरलैप होगी तो यहाँ पे क्या केस बनेगा बच्चों, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, ये तीनों केस एक जैसे होंगे, एक इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो केस, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एक पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन के ऊपर तो एक सॉल्यूशन, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है बिटवीन दीज टू लाइंस, देन वी कैन से दैट देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस टाइप का केस बनेगा तो भी कह सकते हैं कि बहुत सॉल्यूशंस है। अगर इस टाइप का केस बनेगा तो हम कहेंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और अगर इस टाइप का केस जनरेट हुआ तो हम कहेंगे सॉल्यूशन होगा पर एक ही होगा, ठीक है। ये तीनों केस हम सिर्फ इक्वेशंस को देखकर ही पता लगा सकते हैं, हर बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो इसका बस बेसिकली रिकैप था जो हमने अब तक के वीडियो लेक्चर्स में देखा। अब बच्चों अगर सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे तो हम बहुत फाइन कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन ही नहीं होगा, पैरेलल लाइन होगी, तो सॉल्यूशन ढूंढने की बात ही नहीं होती। और जब केस कोई इस प्रकार का होगा, मान लो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई, ये दोनों मैंने ये जो क्रॉस में लाइन बनाई ये मेरे दो लीनियर इक्वेशन है। तो बच्चों कोई अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो ये जो पॉइंट है उसका, मैं नीचे लिखूंगा, इसका एक्स एवं इसका वाई मुझे मिलेगा और मिलना चाहिए। ये एक्स और वाई मैं ग्राफ से हर बार नहीं फाइंड कर सकता, इसीलिए हमने थ्री मेथड, वैसे तो फोर मेथड्स का यूज़ किया जाता है पर हमने थ्री मेथड्स का डिस्कशन किया। फर्स्ट मेथड थी, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड यूज़ की थी बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। सेकेंड मेथड थी बच्चों इसके लिए एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड वाली जो मेथड थी उसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पर वो हमने डिस्कशन नहीं की, ठीक है। यानी हमने डायरेक्ट डिस्कस किया था रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तीन मेथड का हमने यूज़ किया है, और तीनों मेथड का काम एक ही है, एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करना। ये तीनों मेथड वही केस में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी इंटरसेक्टिंग वाला केस होगा तभी ये तीनों मेथड काम करेगी। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है पर इस बार के सिलेबस के अंदर वो नहीं है, तो हमने उसकी बात की है, पर एक दो सम्स ही किए थे, ठीक है। इस बार के एग्जाम में वो नहीं आएगा। अब हम अभी जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो या तो इस इक्वेशन से या तो इस इक्वेशन से हम हैंडल करेंगे, और हमारे वर्ड प्रॉब्लम में हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन from the question number fourth one. From the question number fourth one, तो question number tell us a part of monthly hostel charges। I hope आप लोगों ने 91 पेज नंबर निकाल लिए होंगे अब तक। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days on one has taken food in the mess. When a student A taken the food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charges, whereas a student B who takes the food for 26 days pays 1180 rupees as a hostel charges। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखो बच्चों यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में से आप अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो बातों का जिक्र किया गया है, दो बातों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहला है फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। एक है फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है और दूसरा है
कॉस्ट ऑफ फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये दो जो चार्जेस लगते हैं हॉस्टल में रहने के लिए, वो दोनों चार्जेस का यहाँ पे मेंशन बात की गई है। तो हम मान लेते ठीक है कि फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस जो है वो मान लो कि ₹X होगा। फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है वो ₹X होगा। मान लो किसी को भी अगर एडमिशन लेना है हॉस्टल में तो उसको ₹X तो देने ही होंगे, ठीक है। अब वो एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, कितने भी दिन रहता है, डज नॉट मैटर। अगर एक दिन रहेगा तो उसके पर डे मान लो कि ₹Y जितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया। तो देखो मेरे दो वेरिएबल्स बन गए। तो मेरे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल बनने के लिए जो वेरिएबल चाहिए वो मेरे पास है। अब मैं पहली लाइन को अच्छे से पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पे कहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यानी एक स्टूडेंट ए करके है, एक ए स्टूडेंट है जो 20 दिन हॉस्टल में रहता है, यानी 20 दिन वो फूड खाता है हॉस्टल का, ठीक है। तो 20 डेज के लिए अगर वो फूड टैक्स करता है तो उसके चार्जेस कितने होंगे। अगर एक दिन फूड खाएगा तो ₹Y देने पड़ेंगे, 20 डेज अगर फूड खाएगा तो 20Y देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका एक तो बन गया, चलो कि ए स्टूडेंट का बन गया 20Y, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 20Y उसके बन गए, क्योंकि उसने 20 डेज तक हॉस्टल में रहा है, वो 20 डेज तक उसने हॉस्टल के फूड्स खाए, ठीक है। एक दिन फूड्स खाएगा तो ₹Y लगेंगे, इसने तो 20 डेज तक खाया है तो 20Y लगेंगे। 20Y में भी उसको फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा जो सबको लगेगा, चाहे ए स्टूडेंट हो, बी स्टूडेंट हो, सी स्टूडेंट हो या डी स्टूडेंट हो, मैं हो या आप हो, कोई भी हो, फिक्स चार्जेस तो लगेंगे। प्लस 20 डे तक वो रहा है और 20 डे तक उसने खाना खाया है, तो 20 डे के ₹Y के कॉस्ट पर उसको 20Y जितने रुपीस लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो टोटल मिलाकर उसका जो टोटल मिलाकर उसका जो बिल हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पे कहा है सी हैज़ टू पे ₹1000, यानी उस बच्चे ने यहाँ पे ₹1000 पेमेंट कर दिया है। तो पहला मेरा इक्वेशन बन गया है x+20y = 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे बनाइए। अब बी स्टूडेंट्स की बात की है इन लोगों ने, नीचे देखो क्या कहा है, बी स्टूडेंट करके है जो 26 डे तक उसने फूड खाया। देखो एक दिन तक फूड खाएगा तो ₹Y, 26 तक उसने फूड खाया तो 26Y, प्लस उसको भी तो फिक्स रेट देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी X होगा। तो X+26Y ये दोनों मिलकर जितने रुपीस हुए वो रुपीस कितने उसने पेमेंट किए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ₹1180। so it's rupees getting ₹1180। so let us I have two linear equations, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाले, बस इसको अब मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये पहले तो एलिमिनेशन मेथड से साफ साफ हो सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस 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 लगाऊंगा तो ये कटेगा बच्चों, ठीक है। एक्स एक्स की सेम है वेरिएबल, तो एलिमिनेशन मेथड से कट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20Y है, इधर 26Y है, तो मैं यहाँ पे -6Y लगा सकता हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े की साइन लगेगी, इस मीन यहाँ पे -6Y होगा। आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स में से अगर मैं 1180 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1000 पॉजिटिव है, 1180 नेगेटिव है, डिफरेंस साइन है, इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन मुझे मिलेगा 180 का, जबकि ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो यहाँ पे इसकी सिंबल अप्लाई होगी, सो इट्स गेटिंग -180 रिमेन when I try to subtract both value, okay. So my y is nothing but -180 divided by -6. We know that numerator and denominator it has the same value, then we can try to cut it, माइनस माइनस कट होगा बच्चों, 6 3 18 बनेगा। तो y की वैल्यू मुझे मिली ₹30। कितने रुपीस मिले, ₹30। अब ₹30 क्या था, वो तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे था, यानी y की वैल्यू 13 मिलना का मतलब ये है कि अगर एक दिन पे कोई बच्चा हॉस्टल में रहेगा और फूड खाएगा तो उसको ₹30 देने पड़ेंगे एक दिन के। समझ में आई बात, बड़ा इजी था, ठीक है। तो पर डे का जो उसको रेट मिला वो ₹30 मिला। अब मुझे x की वैल्यू जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो चाहे मैं इस इक्वेशन में रखूँ या एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखूँ, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब मैं पूरा जो है ना पूरी मेथड से जो लिखना होता है वो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में मतलब पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा है। y की वैल्यू 30 है, वो मैं या तो इक्वेशन 1 में रखूँ या तो इक्वेशन 2 में रखूँ। चलो मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन 1 था कुछ इस प्रकार से,
मैं जानता हूँ y की वैल्यू 30 है, मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सो x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 1000 अगेन। So it's getting 3 2s are 6 and 2 0 behind it equal to 1000. So we can write down here thousands as well as and plus 600 transfer in the right side of equal to and it becomes negative sign. Okay. So I getting the x equal to thousands में से बच्चों 600 को निकालूँ तो आपको पता है 400 रुपीज़ बचते हैं। ठीक है, तो 400 रुपीज़ जो मुझे मिला वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 400 रुपीज़ होगा। जबकि फूड पर डे का जो कॉस्ट है, फूड पर डे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फूड पर डे का जो कॉस्ट है वो होगा 30 रुपीज़ पर डे। सो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इट्स बेसिकली वेरी इजी। आप लोगों देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में कहा नहीं था कि एलिमिनेशन का यूज़ करो, मन में आए वो यूज़ करनी है। मतलब हमारे पास अवेलेबल तो दो ही मेथड है काम करने वाली, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हैंडल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर में आ सकता है। आपने अच्छे से यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस ट्राई टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखना है तो लिख लो, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए मेरे साथ, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। चलो एक फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, एक फ्रैक्शन बन रहा है और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड वही फ्रैक्शन बन रहा है इट बिकम्स 1/4। देखो वहां पे बना इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन कौन सा होगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। लेट सपोज द फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई। मान लो कि वो फ्रैक्शन है वो एक्स बाई वाई जितना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, मुझे कहा है कि पहले से पढ़ो। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बनता है। मतलब ये फ्रैक्शन 1/3 कब बनता है, ये एक्स वाई जो है वो 1/3 कब बनेगा, यही फ्रैक्शन 1/3 कब बनेगा, जब व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में से मैं एक सब्ट्रैक्ट करूँ तब ये 1/3 बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब x माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू 1/3। ओके बच्चों, और आगे कहा है यही फ्रैक्शन 1/3 वाला, मतलब यही फ्रैक्शन जो 1/3 अभी बना वो कैसे बना, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूँ मैं न्यूमरेटर से तो। फिर आगे कहा है यही फ्रैक्शन यानी एक्स बाई वाई, यही फ्रैक्शन एक्स बाई जो वाई है वो वापस वो बनता है 1/4। 1/4 कब बनता है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर यानी वाई में जब 8 को ऐड किया जाए तब 1/4 बनेगा। ओके, सो अगेन आई हैव टू लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा सिंपल है बच्चों। कैसे सिंप्लीफाई करूँ, 3 को इस साइड पे भेजू न्यूमरेटर में, सो इट्स बिकम 3x माइनस 1 इक्वल टू इधर पे 1 बचेगा, डिनोमिनेटर वाला y यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 3x माइनस 3 इक्वल टू y, y 1 जा y। ओके, सो वी कैन अगेन राइट डाउन 3x माइनस y, बिकॉज पॉजिटिव y ट्रांसफर किया तो माइनस y एंड माई नेगेटिव वाले 3 इस साइड पे आए तो पॉजिटिव 3। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला बन गया। ठीक है, इस साइड पे देखिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डू एंड इट्स बिकम 4x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 8। कुछ नहीं किया, 4 को यहाँ पे ले गया, y प्लस 8 डिनोमिनेटर में थे, इस साइड पे आए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 4x इक्वल टू y प्लस 8 1 जा y प्लस 8, यानी सेम टू सेम यही रहेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से घटना घटी कि पॉजिटिव y इस साइड पे आया देन नेगेटिव इक्वल टू 8। सो इक्वेशन नंबर 2। तो आई हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पे y सेम है तो ये एलिमिनेशन मेथड से अगेन हैंडल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। आप जिसको भी एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे, चाहे x को या तो y को, उसकी सिंबल देखो, अगर वो सेम है तो साइन चेंज करनी है,
अगर सेम नहीं है, वाई वाई यहाँ पे सेम है इसीलिए मैं सिंबल चेंज करूँगा। अगर सेम नहीं है तो आप लोगों को कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको ऐड करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। बस आप मैंने जो बात कही याद रखोगे तो भी चलेगा। वाई वाई कट हो गया, 3x माइनस 4x इज बिकम माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 8 कितना बचेगा, 8 7 6 बचेगा 5, जबकि 8 बड़ा है तो नेगेटिव अप्लाई होगा। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट हो गए तो मेरे पास x की वैल्यू बन गई 5, x 5 बन गई। अब यही वैल्यू 5 में रखूँगा, चाहे इसमें या तो चाहे इसमें, 1 में या तो 2 में। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x की जगह पे मुझे जानता हूँ मैं 5 है, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये होगा 5 3 15, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 पॉजिटिव 3 ट्रांसफर हुए, माइनस वाई उस साइड पे ट्रांसफर हुए तो पॉजिटिव बन गए। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो बनेगा 12, वाई की वैल्यू बची 12, ठीक है। वाई की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू 5। मैंने जो फ्रैक्शन सपोज किया था वो फ्रैक्शन कैसा था, देखिए वो x बाई 5 था, x बाई 5 था, मानो x बाई 5 मैंने जो सपोज किया था, तो x की वैल्यू जब मुझे 5 मिलती है, y की वैल्यू मुझे 12 मतलब 12 मिलती है, 12 5 बाई 12, तो माई फ्रैक्शन इज 5 बाई 12। यानी वो जो फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं वो है 5 बाई 12। अगर 5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 3 जा 12 यानी 1 बाई 3 मिल गया। अगर 12 में आप 8 ऐड करेंगे तो 8 9 10 यानी 20 बचेगा, तो 5 4 जा 20 कट होगा, देन अगेन 1 बाई 4 गेटिंग, ओके। तो 5 बाई 12 करके ये फ्रैक्शन है, यानी एक्स और वाई की वो वैल्यू मुझे मिली, तो यहाँ पे रखने के बाद भी 1 बाई 3 मिलेगा। यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा एक्स और वाई की जगह पे, देन आई गेटिंग 1 बाई 4। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वन। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस आते हैं तो कैसे सोल्व करना है, वीडियो पॉज करके लिखना है, लिख लो बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देखिए बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन 91 पेज नंबर भी कंटिन्यू चल रहा है, 91 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड वन वीडियो पॉज करके आपको रीड करना है तो वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप सॉल्यूशंस अपने हिसाब से करिए। अगर नहीं होता देन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन में स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे कहा है यश करके एक लड़का है जिसने स्कोर्ड द 14 मार्क्स इन द टेस्ट। चलो यश ने टेस्ट दी और यश के जो रिजल्ट मिला वो 40 मार्क्स मिला, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट बना वो कैसे बना, तो आगे यहाँ पे कहानी कही है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी उसको हर एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिले हैं, और अगर उसका गलत हुआ देन लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच द रॉन्ग आंसर, यानी यश को अगर मार्क्स कटिंग हुए होंगे, डिडक्ट हुए होंगे, तो हर एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे उसके 1 मार्क्स कम हुआ है, और अगर एक क्वेश्चन उसका राइट हुआ होगा तो उसको 3 मार्क्स मिले होंगे, ठीक है। और इसी रिजल्ट के इसी मेथड पे उसको 40 मार्क्स मिले। तो चलो मैं यहाँ पे पहला केस, जो पहली कंडीशन का केस है वो पहले मैं लिख लेता हूँ, फॉर फर्स्ट केस, ठीक है। फॉर फॉर फर्स्ट केस, पहले केस की बात करें हम। पहले केस में क्या है, मान लो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट, राइट लिखो या करेक्ट लिखो, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो है वो x जितने होंगे, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन है वो x जितने होंगे, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, या तो मैं लिखूँ रॉन्ग, इनकरेक्ट लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए, उसके गलत क्वेश्चन हुए, वो y जितने होंगे। तो मैंने x और y जो मैंने सपोज किया बच्चों, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पहली बात समझ में आई, ये मार्क्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। x जितने क्वेश्चन बच्चे के राइट हुए होंगे और y जितने क्वेश्चन बच्चे के रॉन्ग हुए होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन पे देखिए 40 मार्क्स कब बनता है, यस के 40 रिजल्ट 40 स्कोर कब बनता है, जब राइट में से रॉन्ग को सब्ट्रैक्ट करूँ तब, राइट में से रॉन्ग को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट में से मैं रॉन्ग को सब्ट्रैक्ट कर दूं तभी तो 40 बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यश ने 40 मार्क्स का स्कोर तब बनाया जब गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब उसके करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन तो एक्स जितने हैं, तो हर एक को अगर 3 3 मार्क्स मिले होंगे तो ये 3x जितना होगा, राइट आंसर 3x जितना होगा,
समझ में आ रही है बात? मेरा एक्स है वो क्वेश्चन है। अब मैंने मान लो कि मुझे हर एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा राइट होगा तो 3 मार्क्स, दो क्वेश्चन राइट होंगे तो 3 2 6, 3 क्वेश्चन राइट हो गए तो 3 3 9, 4 क्वेश्चन राइट हो गए तो 3 4 12। तो मान लो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मुझे राइट के मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है 3 मार्क्स मिलते हैं उसको हर एक राइट आंसर पे, यानी हर एक राइट क्वेश्चन पे। एक्स जितने अगर करेक्ट क्वेश्चन होंगे तो 3x जितने उसके राइट होंगे। अब 1 मार्क्स कटता है जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो। अब उसके कितने गलत क्वेश्चन किए उसने, मान लो कि वाई जितने क्वेश्चन गलत किए हैं, हमें अभी पता नहीं है कि कितने गलत किए हैं, तो वाई जितने क्वेश्चन उसके रॉन्ग हुए होंगे तो वाई वन जा कितना होगा, वाई वन जा वाई होगा। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, आई कैन राइट डाउन 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, सो दिस इज नथिंग बट इट इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द सेकंड केस। सेकंड केस, सेकंड वाला केस पीछे दिया है, देखो आगे लिखा है। उसी बच्चे को अगर 4 मार्क्स मिलता है हर एक करेक्ट आंसर पे। अगेन करेक्ट आंसर पे कितने मिलते हैं, सेकंड पे वापस मैं लिखूं नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट, बराबर नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इक्वल टू वाई। क्या कहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी 4 मार्क्स मिलते हैं हर एक करेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए करेक्ट क्वेश्चन उसने एक्स जितने किए हैं तो 4x मिलेगा। इनकरेक्ट पे कितने मिलते हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। यानी अगर y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए होंगे तो y मल्टीप्लाई बाई में 2 करूंगा, देन इट बिकम 2y, और उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यस की जो सेकेंड बार रिजल्ट बनी वो किसी बनी बच्चों, 50 मार्क्स की बनी। तो माई इक्वेशन इज रेडी टू सॉल्व। ओके बच्चों, मेरे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 है, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है। अब आप देखिए इसी इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2y बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे 2y बन जाएगा, तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मैं पूरी पैटर्न के साथ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह अदरवाइज वीडियो लंबा बनेगा, आप लोगों को बस समझाना है, सॉल्यूशन तो उसमें भी दिए है। ठीक है, इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे y के पास जो कोफिशिएंट बनेगा वो 2 बनेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है ही, तो y के जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, एक जैसे बन जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे y एलिमिनेट हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट, 3 2 जा 6x, 2y, 4 2 जा 80। तो 2 को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये इस टाइप से बन गया है इक्वेशन नंबर 1। 1 में से आया है तो 1 ही रखूंगा। इस इक्वेशन को इसके नीचे पुट कर देता हूँ, देखिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। देखिए मैंने इसी इक्वेशन को उठक कर यहाँ पे पटक दिया, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड 1। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सब्ट्रैक्ट द बोथ इक्वेशन, देन इट बिकम माइनस प्लस देन माइनस एंड प्लस देन माइनस। देखिए जिसको मैं एलिमिनेट करने के लिए जा रहा था, मैं y को एलिमिनेट करने के लिए जा रहा था बच्चों, तो यहाँ पे 2y और 2y के पास सेम साइन थी, और मैंने अभी बोला था अगर सेम साइन होती है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन को चेंज करना है। अगर डिफरेंट साइन है, एलिमिनेट जो पार्ट को करने के लिए आप जा रहे हो, चाहे एक्स को या तो वाई को, उसकी साइन को देखो, अगर वो सेम साइन है तो आप चेंजेस कर दो। अगर सेम साइन सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको बदलना पड़ेगा, सॉरी नहीं बदलना पड़ेगा, जैसे है वैसा रहना पड़ेगा। 2y कट हो गया, 6 में से 4 का सब्ट्रैक्शन इट बिकम 2x, पॉजिटिव रहेगा, सोचो क्यों पॉजिटिव रहेगा। 80 में से 50 का सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 6 7 एंड 8, तो ये 30 बनेगा, वो भी पॉजिटिव बनेगा, वापस सोचो कैसे। तो x की वैल्यू मिलेगी 30 डिवाइडेड बाई 2, इट्स बिकम 15। यानी यस के 15 क्वेश्चन होंगे, वो कैसे होंगे, करेक्ट होंगे। करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 15। ठीक है, अब बस इनकरेक्ट वाले निकाल देते हैं। तो पहले इक्वेशन में मैं रख देता हूँ, मेरा पहला इक्वेशन होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 था, इसके अंदर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 40। मैं जानता हूँ x की वैल्यू 15 है, देन आई पुटिंग 15 ईयर, 15 3 बच्चा जानता है 15 3 होता है 45 माइनस वाई इक्वल टू 40।
चलो मेंबर को उधर से इधर लेफ्ट से राइट हम शिफ्ट करवा देते हैं, तो 40 यहाँ पे आएगा, इट्स बिकम नेगेटिव, एंड नेगेटिव वाई इस टाइप पे ट्रांसफर होगा, इट्स बिकम पॉजिटिव. सो 45 माइनस 40 is nothing but 5. Y equal to 5, it means that the yes getting incorrect answer is 5. तो yes करके जो लड़का था इस क्वेश्चन के अंदर, जिसका रिजल्ट के बारे में डिस्कशन हम कर रहे थे, तो उसके करेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं. राइट क्वेश्चन कितने होंगे 15, रॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे 5. तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, टोटल क्वेश्चंस कितने हुए 15 प्लस 5, इट्स बिकम 20. यानी यस की टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होंगे 20. उनमें से यस ने 15 क्वेश्चंस राइट किए होंगे और 5 क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए होंगे. ठीक है बच्चों, तभी जाकर उसका इस टाइप का रिजल्ट बनता है या तो इस टाइप का रिजल्ट बनता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल यहाँ पे किस टाइप से हमने थर्ड क्वेश्चन को हैंडल किया. ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके लिखना है, लिख सकते हो आप. आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ने के बाद देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहा था हमने, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. सो वी कैन राइट डाउन दैट देयर आर नंबर ऑफ 20 टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट. ओके, नाउ थर्ड के बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. फोर्थ वाला क्वेश्चन सीबीएसई की एग्जाम 2014 और 11th में पूछा गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ शिफ्ट होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन में क्या है बच्चों, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. चलो आप लोगों को दो प्लेस दिए हैं, ये पॉइंट ए पे है, इधर से मैं ऐसे खींचूं, ये वाला पॉइंट बी पे है. ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है. तो क्या कहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. यानी यहाँ से लेकर इस तक का जो डिस्टेंस है, इधर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर का. ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. आगे क्या कहा, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी. एक कार है जो यहाँ से स्टार्ट होती है और बी के पास से भी स्टार्ट होती है. तो क्या होता है जब स्टार्ट होती है, तो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे से स्टार्ट होती है. ठीक है, कहानी ये बनती है, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. ओके, यानी मान लो कि ए वाला जो कार है वो इस साइड पे भागा, बी वाली कार भी इस साइड पे ट्रैवलिंग की, दोनों ने सेम डायरेक्शन के ऊपर भागना स्टार्ट किया. ठीक है, सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड यानी इसकी स्पीड होगी मान लो x किलोमीटर पर आवर. नहीं दिख रहा है कैमरे में, एक सेकेंड. मान लो इसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर. ये हमने सपोज कर लिया. ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी x किलोमीटर पर आवर होगी, इसकी y किलोमीटर पर आवर होगी, तो दोनों की स्पीड डिफरेंट है. तो क्या होता है, ए और बी पॉइंट पे दोनों कार खड़ी है, एक दूसरे के 100 किलोमीटर दूर है, अपार्ट फ्रॉम 100 किलोमीटर. ओके, सेम डायरेक्शन पे भागना स्टार्ट करती है विद डिफरेंट स्पीड. देन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा है सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, देन दे मीट इन 5 आवर. यानी दोनों कार एक दूसरे से मिल जाती है 5 घंटे के बाद. मान लो ये पॉइंट ऐसे ऐसे आगे गया होगा और मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मान लो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे दोनों कार ए एंड बी दोनों कार यहाँ पे पहुंच गई है, दोनों कार. तो यहाँ से जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, 5 घंटे का लगा. ए को भी 5 घंटे लगे होंगे, बी को भी 5 घंटे लगे होंगे. तो ये जो 5 आवर लगे होंगे ए को और बी को, तब जाकर ये ए बी एक पॉइंट सी में मान लेता हूँ वहां पे पहुंच गई होंगी. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत कोई होगा, बी सी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है. तो बीसी का जो डिस्टेंस है, इतना ट्रैवल करने के बाद 5 घंटे के बाद ये मिल गई होंगी दोनों कार अपने एक ही पॉइंट पे. ठीक है, चलो तो इसका पहले इक्वेशन हम बना लेते हैं. क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों, कोई स्पीड होती है जब, तो स्पीड डिफाइन की जाती है डिस्टेंस बाय टाइम से. डिस्टेंस बाय टाइम पे, डिस्टेंस बाय टाइम अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे जो मिलेगा वो बच्चों क्या मिलेगा, स्पीड मिलता है. अगर मैं टाइम को इस साइड पे भेज दूँ तो मैं कह सकता हूँ स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इक्वल टू डिस्टेंस होता है.
अब यहाँ पे मेरे पास कितने डिस्टेंस है, मेरे पास एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस है, मेरे पास दो डिस्टेंस है। एक 100 किलोमीटर का है जो मैं जानता हूँ, और एक बीसी वाला जो डिस्टेंस है जो मैं नहीं जानता। और ये जो बीसी वाला डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे भी कार भागी होंगी, एंड देन सी पॉइंट पे दोनों कार मिली होंगी, और दोनों कार को 5 घंटे लगे होंगे। तो देखो मेरे पास स्पीड है, हाँ, इसके लिए स्पीड x किलोमीटर है, इसके लिए y किलोमीटर है पर आवर है। टाइम है, हाँ, दोनों ने 5 5 घंटे टेकन किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई टाइम? डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। मैंने साइड में लिख लेता हूँ, नहीं दिख रहा है वापस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, टी फॉर टाइम, ओके। अब आप देखिए ए का डिस्टेंस कितना होगा, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। मैं कह सकता हूँ ये जो है वो 5 है, फॉर लेट अस फोर कार ए कार के लिए अगर मैं बात करूँ, तो स्पीड इनटू टाइम का मैं फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगाऊं, तो स्पीड इसकी कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, और टाइम इसको कितना लगा, 5 आवर का लगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 5x होगा। तो इसका जो डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 5x जितना, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना होगा, फोर कार के लिए अगर मैं बात करूँ, तो बी कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, यानी इसका है y मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, इसको भी 5 घंटे ही लगे होंगे, तभी तो वो सी पॉइंट पे मिली होंगी, ठीक है। तो इसने मान लो 5x जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने 5y जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो 5y बन गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो 5y जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये एक पॉइंट पे मिली होगी। बात समझ में आई बात? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये दोनों कार एक ही पॉइंट पे आकर मिली होंगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस, इसको तो मैं बीसी बोलूंगा ना। तो बीसी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ बच्चों? तो अगर आप यहाँ पे सोचिए, अब मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे सोचिए बच्चों, कार ए को कार बी पे मिलना होगा, ए कार को बी को मिलना होगा, तो उसने जो 5x जितना ट्रैवलिंग किया वो डिस्टेंस है। 5x और 5 मेरे लिए अभी डिस्टेंस है। तो 5x जो है वो कितना हुआ होगा, ए से सी तक का हुआ होगा, क्योंकि ये जब 5x जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तभी तो वो सी पॉइंट दूसरी वाली कार पे मिलेगी। समझ में आ रही है बात? और ये वाला डिस्टेंस है वो कितना होगा, 5y वाला, मतलब ये 5y जितना डिस्टेंस होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हुआ होगा 5x, इतना डिस्टेंस है वो होगा 5y। तो मैं लिख सकता हूँ 5x में से अगर 5y को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 100 मिलेगा। सो माई फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी। 5x यानी टोटल में से अगर इस पीस को निकाल दूँ 5y को, तो इट बिकम 100 किलोमीटर, यही बचेगा, ठीक है बच्चों। 5 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू, 5 को कॉमन निकाल दिया तो ये बनेगा 100। तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5। 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 2 ज़ा 10, सो इट बिकम्स 20। तो मेरा पहला इक्वेशन रेडी है, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डिजाइन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को कैसे बिल्डअप करें बच्चों? तो इसके लिए सेकेंड कहानी पढ़नी पड़ेगी। दे मीट इन 5 आवर इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स द ईच अदर। अब वापस डायग्राम्स बदलना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के सामने कार जा रही है, ठीक है। तो चलो वापस सब चेंज कर लेते हैं। मान लो ये मेरा बी पॉइंट है, इधर से कार अब y किलोमीटर पर आवर पर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मान लो इधर से कार इस साइड पे आई, y किलोमीटर पर आवर पे आई, ठीक है बच्चों। और इधर से x किलोमीटर पर आवर, दोनों सामने आ रही है, स्पीड उसकी डिफरेंट है। तो क्या कहा है यहाँ पे कि इफ दे ट्रेवल्स इन अ डिफरेंट स्पीड, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड द ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। एक ही घंटे के अंदर वो मिल जाती है। इसका मतलब है कि इसने x किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है बच्चों, ठीक है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने अभी एक फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखा था कि भाई डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग बट, कहाँ पे लिखूँ, बोर्ड में भी नहीं दिख रहा है।
डिस्टेंस जो है वो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस और कुछ नहीं है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। अब देखिए दोनों सामने सामने आ रही है, ईच अदर दोनों आ रही है, तो वो 1 घंटे के बाद दोनों, मान लो कोई एक पॉइंट पे, मान लो मैं कहता हूँ अगर इस पॉइंट पे आकर मिल गई, यहाँ पे ए बी आकर मिल गया, तो यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और यहाँ से इस कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम जितना होगा। इसके लिए कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम जितना होगा। अब मैं ये जानता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर। y किलोमीटर पर डिस्टेंस से सामने आने वाली दूसरी कार भी 1 घंटा लगाती है, तो ये भी होगा x मल्टीप्लाई बाई 1, ये होगा y मल्टीप्लाई बाई 1। ये जो दोनों है वो बच्चों क्या है, डिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि x बन जा x, y बन जा y, ये मेरे लिए डिस्टेंस है, ये मेरे लिए डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों को मैंने एक के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये दोनों को मैं जब ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, 100, जो मुझे क्वेश्चंस में दिया है 100 किलोमीटर। So we can write down it is a 100 kilometer. So my second equation be already ready. X plus y equal to 100. This is the x minus y equal to 20. So let us, it's uh, very easy with elimination method. If I try to write down here x minus y equal to 10t, then look y becomes eliminated. y अगर eliminate हो गए तो उसकी साइन डिफरेंट है, बस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये होगा 2x, ये होगा 120, x की वैल्यू मिलेगी 120 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 2 6 12, पानी ला थोड़ा, उधर पे रखा पानी पानी। x इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। का मतलब ये हुआ, ये वाली जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे भागती होगी। y कितना होगा, अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, या तो यहाँ पे लगा दीजिए, मैं जानता था x प्लस वाई इक्वल टू 100 है, सेकेंड वाला इक्वेशन। अगर यहाँ पे 60 प्लस वाई करूँ तो 100 होगा, तो y कितना बनेगा बच्चों, 100 माइनस 60 एंड इट बिकम्स 40। तो y जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागनी चाहिए। तो B वाली कार 40 किलोमीटर पर आवर पे भागनी चाहिए, A वाली कार 60 किलोमीटर पर आवर पे भागनी चाहिए। तो हमने दोनों की स्पीड को फाइंड कर लिया, ठीक है बच्चों। लास्ट वाला क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर आप लोगों को रेक्टेंगल के बारे में पता होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं होता है तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो वाया थ्रू फोन, अदरवाइज वाया थ्रू द मैसेज, ठीक है बच्चों। मैं आपको समझा दूंगा उसमें क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ये चारों के पांचों वर्ड प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप लोग, मतलब वैल्यू शायद चेंज हो सकती है, वर्ड्स प्रॉब्लम में ये जो वर्ड्स है वो यही रहेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइंड करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो वापस देखिए, रिवाइंड करिए, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इतना रखते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिड्यूसिबल पेयर मेथड, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्स और वाई फाइंड करना, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। उसका एक्स और वाई फाइंड करना, मान लो एक्स और वाई मुझे मिल गया -2 और 3, तो ये वैल्यू मिलती है, मतलब मुझे वो वैल्यू मिलती है जहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हमने दो दो स्ट्रेट लाइन का स्टडी किया। दो दो स्ट्रेट लाइन जब एक साथ ग्राफ में इंटरसेक्ट होती है तो उसका एक्स और उसका वाई कोई ना कोई होगा, और वो फाइंड करने का मतलब होता है -2 -3 हमने फाइंड किया। ये तो कोई एग्जांपल है। -2 -3 मुझे फाइंड करके अगर मिल सकता है तो वो मुझे बहुत सारे मेथड से मिल सकता है। या तो वो ग्राफिकल मेथड से हो सकता है अगर मैंने ग्राफिकल अप्रोच लगाया तो, या तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्रोच लगाया। अगर मैंने एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच लगाया तो बच्चों -2 -3 वाला जो है वो मुझे एलिमिनेशन मेथड से भी मिल सकता है। तो बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाले जो इक्वेशंस होते हैं उसका एक्स और वाई फाइंड करने का मतलब होता है वो दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट फाइंड करना, ठीक है। बस यही कहानी आपको इस चैप्टर में याद रखनी है।
लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, अगर वो पेयर में आए, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम उसका पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर ग्राफ बनाकर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट नहीं होते तो वो पैरेलल होंगे, पैरेलल के लिए कहानी हमने देखी है क्या क्या होनी चाहिए। अगर वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे यानी डिपेंडेंट पेयर होंगी, तो फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो आई होप अब मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो आज का थोड़ा लंबा बन गया है। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डरना नहीं है आपको, आपको सिर्फ कांटेक्ट कर देना है। आपके डाउट, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाला चैप्टर पोलिनोमियल फिनिश किया। लीनियर पेयर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये थर्ड वाला चैप्टर आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाय बाय।